हेलो मेडिकोस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम हमारे क्लोस्ट्रीडिया की दूसरी पैथोजेनिक स्पीशीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। हमने देख लिया था कि क्लोस्ट्रीडिया के इंट्रोडक्शन में ही कि जो सारे क्लोस्ट्रीडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होंगे, ऑब्लिगेट अनएरोबिक होंगे और साथ में स्पोरिंग होंगे। स्पोर्स कैसे थे इनके, याद आ रहे हैं? याद करो, सब टर्मिनल स्पोर्स होते हैं, बल्जिंग स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में। तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो होता है उसके क्लिनिकल सिंड्रोम्स हमें वैसे तो 3-4 वैरायटी हम आगे देखेंगे, बट मेनली याद रखना है कि 3 क्लिनिकल सिंड्रोम शो करेगा, फूड पॉइजनिंग की फॉर्म में, वुंड इन्फेक्शन की फॉर्म में एंड इन्फेंट बोटुलिज्म। एंड इट इज एसोसिएटेड विद पुअरली कुक्ड सॉसेज, यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी पैक्ड फूड होएगा, जो भी अनकुक्ड फूड रह जाता है, उसकी वजह से क्या कॉज जाता है, बोटुलिज्म कॉज होता है। ये एक तरह का कैसा यूबिक्यूटस बैक्टीरिया यानी सेप्रोफाइट के तौर पर एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा हमारे एनवायरमेंट में। पैथोजेनेसिस देखें तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है वो एक कैसा नॉन इन्वेसिव बैक्टीरिया है, यानी वो जो इन्फेक्शन करेगा वो खुद बैक्टीरिया नहीं करता, वो क्या करेगा, टॉक्सिन के थ्रू इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो ये भी क्या करेगा, एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, जो टॉक्सिन कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी जो ब्रेन को स्टिमुलेट करे, सॉरी ब्रेन पे जाके एक्ट करेगा, कहने का मतलब है। तो ये कि न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसका नाम क्या है, बोटुलिनम टॉक्सिन बीटी। तो इट इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस टू द मैनकाइंड, इतना खतरनाक टॉक्सिन होता है ये। तो देखो ये जो टॉक्सिन होएगा ना बीटी के, इसके सीरोटाइप्स देखें तो इसमें A to G सारे आएंगे, A B C D E F G। इसमें बस याद रखना है कि जो सी है उसके 2 पार्ट आते हैं, दैट इज C1 एंड C2। तो इसके सीरोटाइप्स पता चल गए, A से लेकर G तक सारे हैं और C के 2 पार्ट हैं, C1 एंड C2। अब देखो ह्यूमंस नॉर्मली अपने फ्रेंड साथ में क्या बोलते हैं, अबे यार क्या कर रहा है, तो अपने कॉमनली वर्ड कौन सा यूज करते हैं, अबे। तो ABE दैट इज अबे। ये जो 3 है ये क्या कॉज करते हैं, ह्यूमन डिजीज को कॉज करेंगे, जिसमें A जो होता है वो काफी सीवियर होता है। जितने भी सीरोटाइप्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन का ही प्रोडक्शन करेंगे, एक्सेप्ट C2, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह मिलने वाला है। तो एक्सेप्शन हमें क्या रखना है कि C2 जो किसको प्रोड्यूस करता है, एंटेरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जितने भी सीरोटाइप्स हैं वो सब क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यूरोटॉक्सिन का ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये याद रह जाए। तो C1 और D जो है वो बैक्टीरियोफाज कोडेड होते हैं। ये छोड़ो, अब ये देखो आप कि जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है ना, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, तो वो इंट्रासेल्युलरली प्रोड्यूस होता है और ना कि उसका सिक्रीशन होता है। कहने का मतलब है नॉर्मली कोई बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट किसी भी टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है और फिर उसे रिलीज कर देता है दूसरे होस्ट के अंदर। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये होस्ट के अंदर जाके उसको सिक्रीशन वहीं पर ही करेंगे, यानी इंट्रासेल्युलरली उसको सिक्रीट करेंगे। और ये टॉक्सिन कब रिलीज होएगा, एंड अपीयर आउटसाइड ओनली आफ्टर द ऑटोलाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी जब बैक्टीरिया की किलिंग हो जाएगी उसी के बाद में ही क्या होगा, ये टॉक्सिन बाहर रिलीज हो जाता है। दिस पॉइंट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्सोटॉक्सिन्स। बाकी एक्सोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, अंदर बॉडी पहले सिक्रीशन करेंगे, सॉरी पहले कोई भी टॉक्सिन का प्रोडक्शन करेंगे एंड देन उसे सिक्रीट करते हैं ना बॉडी के ऊपर। बट ये ऐसा नहीं करते, ये बॉडी में जाके उसको अंदर ही सिक्रीट करेंगे, अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद में जब इनका ऑटोलाइसिस हो जाएगा तब वो टॉक्सिन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इनिशियली देखो, इनिशियल जो सिंथेसिस होता है ना वो टॉक्सिन का, वो किस फॉर्म में होता है, नॉन टॉक्सिजेनिक प्रोटॉक्सिन, यानी जो टॉक्सिन होगा वो नॉन टॉक्सिनिक होता है, कोई वो टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता। लेकिन जब उस पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स काम करती है तो वो क्या बन जाता है, उसकी एक्टिव फॉर्म हो जाती है और वो एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। अब देखते हैं कि जो टॉक्सिन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो जैसे ही बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया, किस मोड से आ सकता है, इनहेलेशन के मोड से भी आ सकता है, इंजेक्शन के मोड से भी आ सकता है, या फिर कोई भी वुंड की फॉर्म में, वुंड के थ्रू भी बॉडी के अंदर आ सकता है। तो एक बार जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी में, कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाया द ब्लड टू द पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, यानी ब्लड के थ्रू वो पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व्स के पास जाएगा। अब नर्व के पास में जाके, यानी कौन सी नर्व के पास में जा रहा है, स्टिमुलेटरी नर्व्स के पास में जाएगा, वहां से क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करवाएगा। मोटर नर्व टर्मिनल से क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब एसिटाइल कोलिन क्या स्टिमुलेटरी है, तो ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा तो मसल कैसी रह जाएगी, फ्लैसिड रह जाएगी, तो इट कॉजेज फ्लैसिड पैरालिसिस। तो ये याद आ रहा है, टिटनस से अपोजिट था। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई क्या कराता था, इनहिबिटरी नर्व टर्मिनल्स पे जाता था और गाबा के सिंथेसिस को इनहिबिट करता था, ताकि क्या हो जाए कि मसल जो है रिलैक्स ना हो पाए, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती थी। ये उससे अपोजिट है, ये क्या कराता है, जो स्टिमुलेटरी है दैट इज एसिटाइल कोलिन, उसे इनहिबिट करेगा ताकि मसल जो है वो क्या रहे, रिलैक्स्ड स्टेट में, दैट इज फ्लैसिड पैरालिसिस। अब इसका यूज कहाँ आया, इसका यूज आता है, थेरापेटिक यूज भी है इसका, इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्मोडिक कंडीशन लाइक स्ट्रैबिस्मस, ब्लेफॉर्मिज्म एंड मायोक्लोन्स। इसके इनका इस जगह पे थेरापेटिक यूज भी आता है। इसका CNS पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि रिकवरी कैसे हो सकती है, कि एसिटाइल रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर चुका है, तो अब एक बार अगर एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो वो दोबारा सही नहीं हो पाएगा, वो परमानेंट ब्लॉकिंग हो जाती है। बट इसकी रिकवरी हो जाती है 2 से 4 मंथ में, जब न्यू रिसेप्टर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, व्हेन न्यू टर्मिनल्स ऑफ एक्सॉन्स डेवलप। देखो
इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्पोर्स जो है वो टॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्पोर्स टॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं करते। स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन होने के बाद में क्या होता है, टॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है। जर्मिनेशन कहाँ करेंगे, अनएरोबिक कंडीशन में जर्मिनेशन होता है, और नॉर्मली जो होते हैं एडल्ट के इंटेस्टाइन में जर्मिनेट नहीं करते, दे डोंट जर्मिनेट इन द एडल्ट इंटेस्टाइन बट मे जर्मिनेट इन इन्फेंट इंटेस्टाइन। ये बात आपको ध्यान रखनी, आगे काम आएगी कि जो स्पोर्स जर्मिनेशन होता है वो एक तो अनएरोबिक कंडीशन में होगा, दूसरा एडल्ट के इंटेस्टाइन में जर्मिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन इन्फेंट के इंटेस्टाइन में जर्मिनेशन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आते हैं। तो देखो एसिटाइल कोलिन तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कहाँ पर डिक्रीज होता है, इन द क्रेनियल एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल्स में डिक्रीज हो गया। सो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो कितने टाइम बाद में आएंगे, 18 से 36 घंटे के बाद में आते हैं, यानी 18 to 36 आवर्स के बाद में इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखने शुरू होंगे, क्योंकि ये इसका क्या होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो अब देखो मैनिफेस्टेशन में आपको याद रखना है कि डी रिलेटेड बड़े मैनिफेस्टेशन आते हैं, दैट इज डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया। डिसआर्थरिया का मतलब क्या होता है, देखो समझो, डिसआर्थरिया का मतलब है कि आपको क्या बोलना है, आपके पास में वर्ड्स हैं बोलने के लिए, लेकिन जो मसल्स बोलने में काम आती है वो मसल्स क्या हो चुकी है, उनमें फ्लैसिड पैरालिसिस हो चुका है, और आप उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पा रहे। आपके मतलब कहने का ये बात है कि सपोज मुझे बोलना है कि राम अच्छा लड़का है, ये चीज़ मेरे दिमाग में है कि मुझे ये बोलना है, लेकिन मेरी जो मसल्स है वो वीक हो चुकी है, वो फ्लैसिड पैरालाइज हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं अपने सेंटेंस को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो ये तो क्या हो कहलाता है, डिसआर्थरिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का क्या मतलब होता है कि मुझे पता ही नहीं, मुझे पता है कि राम के बारे में मुझे कुछ बोलना है, लेकिन अब मैं उसके लिए क्या बोलूँ, राम अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस में जोड़ नहीं पा रही अपने दिमाग में, मेरा दिमाग प्रॉपरली वर्ड्स को पकड़ नहीं पा रहा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। यानी राम है, लड़का, अच्छा, कुछ इस टाइप से मिक्स हो रहे हैं वर्ड्स, मेरा जो ब्रेन है वो वर्ड्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा बोलने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, डिस्फेजिया। एंड लास्ट क्या आता है, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो एक ही है बट वो आपको दिख क्या रहा है, दो दिख रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिप्लोपिया। यानी एक ऑब्जेक्ट आपको दो अगर दिखाई दे तो वो डिप्लोपिया कहलाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ गए, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया। डिसआर्थरिया मतलब वर्ड्स ढंग से बोले नहीं जा रहे, डिस्फेजिया वर्ड्स यूज नहीं किए जा रहे, एंड डिप्लोपिया का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दो दिखाई दे रहा है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, फ्लैसिड पैरालाइसिस होता है, और अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालाइसिस हो जाए देन डेथ हो सकती है। कि भाई पता है अगर डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा तो डेथ होनी पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, कंफर्म ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ बोटुलिनम।